चीनी राजदूत की नेपाल से घर वापसी। काठमांडू से हाउ को बाय बाय। अपनी खूबसूरती और भारत विरोधी एजेंडे के लिए अक्सर सुर्खियों में रही चीन की राजदूत हाउ यांकी की नेपाल से विदाई हो गई है। यानी अब नेपाल के सियासी लोगों को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाएंगी हाउ यांकी। दरअसल चीन सरकार ने शेनसोंग को नेपाल के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है और इसी के साथ अब इस बात पर भी मोहर लग गई है कि हाउ यांकी के कार्यकाल को विस्तार नहीं मिलेगा और नेपाल में हो रहे चुनावों से बदले नए समीकरणों के बीच शेनसोंग वहां चीन की कमान संभालेंगे। वो अभी चीन के विदेश मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात हैं। So that problem of developing countries has much longer history. चीन की पूर्व राजदूत हाउ यांकी काफी सुर्खियों में रही है। हाउ की उम्र अभी 52 साल है, लेकिन वो अब भी युवाओं से कम नहीं है। वो चीन के विदेश मंत्रालय में 1996 से तैनात है, यानी वो 26 साल से इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। यांकी अमेरिका और पाकिस्तान में भी अलग अलग पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्हें चीन की सॉफ्ट पावर के तौर पर भी जाना जाता है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर है। हाउ यांकी ने अपने तैनाती के दौरान पाकिस्तान और नेपाल में अपना ऐसा जाल बिछाया कि वो बड़ी तेजी से वहां आम चेहरा बन गई। उन्होंने उर्दू सीखी और वो इसे बोल भी पाती हैं। इसके अलावा हाउ यांकी नेपाल में हर जगह घूमती रहती है। कभी वो स्कूलों में बच्चों से मिलने पहुंच जाती हैं, तो कभी डांस करने। ताम है कि हाउ यांकी का वहां की सियासत में काफी दखल रहा। वो कभी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दफ्तर में जा सकती थी। वैसे माना ये भी जाता है कि इसी वजह से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कई बार भारत के विरोध में भी बयान दिए। इतना ही नहीं, ओली ने साल 2020 में अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित करवा दिया था, जिसमें कुछ भारतीय इलाकों को नेपाल में दिखाने की हिमाकत तक की गई थी। इनमें उत्तराखंड के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी शामिल रहे। ऐसा कहा जाता है कि काठमांडू में पिछले 4 साल के अपने कार्यकाल में हाउ यांकी ने एंटी इंडिया एजेंडे को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया की अपनी स्टार छवि का भी काफी इस्तेमाल किया। लेकिन अब नेपाल में चुनाव हो रहे हैं और वहां ओली की पार्टी पिछड़ गई है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चीन ने नए राजदूत को नेपाल की नई गठबंधन सरकार को साधने के लिए लगाया है। तो सब पर उम्मीद है कि वो उसी मामले में काम करेंगे, जैसा उसी तरह काम करेंगे, उसी ढर्रे पर, उसी लाइन पे जिस पर यांकी कर रही थी, क्योंकि चीनी सरकार का आदेश था। बस फर्क यही था कि यांकी थोड़ा सा ओवर स्टेप कर दी थी। और ये भी उम्मीद की जाती है कि ये शेनसोंग जो हैं, ये शायद नेपाल के लिए चीन से और कर्जा सिक्योर करने में सफल होंगे, ताकि वो अपने टेन्योर को एक अच्छी दिशा से आगे बढ़ा सके चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ यांकी के ट्विटर पर 68,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब से उनकी काठमांडू टू बीजिंग वापसी हुई है, तो वो सोशल मीडिया पर गायब हैं। अमूमन हाउ यांकी की हर दूसरे दिन कोई न कोई नई पोस्ट आ जाया करती थी। वो अब 1 महीने से गायब हैं। पिछले महीने 25 अक्टूबर को उन्होंने नेपाल से जाने का ट्वीट किया था, लेकिन इसके बाद से उनका कोई ट्वीट कहीं नजर नहीं आया। ये बात अलग है कि हाउ यांकी के प्रोफाइल में अब भी एम्बेसडर और नेपाल शब्द जुड़े हुए हैं, यानी वो इसका मोह अब तक नहीं छोड़ पाई हैं। वैसे पिछले दिनों ये चर्चा भी चली थी कि चीन आसियान देशों के मामले में दखल देने के लिए हाउ को इंडोनेशिया भेज रहा है, लेकिन खुद हाउ यांकी ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि ट्विटर यूजर्स ने उन्हें टैग कर उनकी खबर जरूर पूछ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यांकी ने नेपाल को चीन की गोद में बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब श्रीलंका कंगाल हुआ तो नेपाल के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई कि चीन उन्हें भी कर्जदार बना देगा, यानी चीन उनका हाल श्रीलंका जैसा कर सकता है। वैसे एक ये भी वजह रही है कि नेपाल में हाउ यांकी का दखल कुछ कम होता चला गया, लेकिन अब वहां शेनसोंग नए राजदूत आ गए हैं। वो अभी फिलहाल चीन के विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं और पद है डिप्टी डायरेक्टर जनरल का।
वो इस पद पर रहते हुए एशिया के मामलों को देखते हैं, साथ ही उनकी नजर अफगानिस्तान पर भी रहती है। लेकिन अब वो नेपाल में चीन का अगला जिम्मा संभालेंगे। कहा वैसे भी जा रहा है कि शेन पहले से ही नेपाल में दखल रखते हैं, वो कई राजनयिकों को पहले से जानते हैं। वैसे पहले कहा यह भी जा रहा था कि चीन ने नेपाल को अभी इस नियुक्ति के बारे में सूचित नहीं किया है। हालांकि नेपाल की मीडिया में इस बारे में चर्चा होने लगी थी, लेकिन नेपाल का विदेश मंत्रालय आधिकारिक तौर पर कोई नोटिफिकेशन मिलने से इनकार करता रहा, जबकि नेपाल के राजदूत ने पहले ही शेनसोंग को बधाई तक दे डाली थी। देखिए, भारत के नजरिए से तो यह है कि शेनसोंग चीन की ही पॉलिसी बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान में चीन की जो नजर है वहां की 3 खरब डॉलर के मिनरल्स पे, खनिज संपदा पे, उसकी वजह से चीन वहां से तो इतनी जल्दी न हटने वाला है, न अपनी नीति में परिवर्तन करने वाला है। इसीलिए शेनसोंग भी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे। वैसे भी एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कोई भी राजदूत जो है वो अपने साथ नई नीति लेके नहीं आता। जो सरकार की नीति होती, विदेश नीति, अगर सरकार नहीं बदली होती तो उसी विदेश नीति पर वो आगे बढ़ता है। तो शेनसोंग भी उसी पे आगे बढ़ेंगे। अब यह है कि अफगानिस्तान में वो चीन की प्रेजेंस को कितना सॉलिडिफाई कर सकते हैं, कितना सीमेंट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में पैसे की कमी है और अफगानिस्तान को चीजें चाहिए जो कि चीन मुहैया करा सकता है, और चीन को उनकी खनिज संपदा चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो शेनसोंग के खिलाफ जाएगी वो ये है कि अफगानिस्तान का उनका एक्सपीरियंस जो है वो शायद नेपाल में बहुत काम ना आए, क्योंकि नेपाल और अफगानिस्तान की स्थितियां अलग अलग हैं। नेपाल में कोई इस तरह की अतिवादी सरकार नहीं है, फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है। नेपाल हिंदू राष्ट्र भले अभी नहीं है, लेकिन नेपाल भारत के प्रति बहुत नजदीक रहा है। तो इस सब को देखते हुए ये नहीं लगता मुझे कि शेनसोंग जितना याङ्की ने किया उससे ज्यादा कुछ नेपाल को भारत के विमुख कर सकेंगे। मुझे तो यही लगता है